चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स डेली स्पूटम स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लाइंट। डेली उसका स्पूटम स्पेसिमेन आपको कलेक्ट करना है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन। स्पूटम स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का सबसे बेहतर टाइम क्या होता है, याद रखना बच्चे, ऑन अवेकनिंग, सुबह उठने पर। जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले स्पूटम आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, स्पूटम को अगर आप कल्चर के लिए भेज रहे हो, स्पूटम कल्चर के लिए भेज रहे हो, तो उसको बोलना है कि आपको माउथ वॉश वगैरह किसी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करना है। किसी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से आपको माउथ वॉश वगैरह नहीं करना है। प्लेन वाटर से आप माउथ को रिंस कर सकते हो, भिगा सकते हो। उसके बाद आपको स्पूटम का कलेक्शन दे देना है। तो ऑन अवेकनिंग उठते ही सबसे बेहतर टाइम होता है स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। What factor is essential to consider when a nurse evaluate whether a unit environment is conducive to psychological safety for a confused client with dementia? एक बात तो ये याद रखना बच्चे कि डिमेंशिया का जो व्यक्ति होता है वो सारी चीज़ें भूलता है, मेमोरी लॉस होती है, इसीलिए वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। और एक क्वेश्चन आता भी है कि डिमेंशिया में आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे, क्लाइंट की सेफ्टी का। और वो कैसे रखा जाता है, रियलिस्टिक लिमिट्स और कंट्रोल्स को सेट किया जाता है व्यक्ति के लिए। रियलिस्टिक लिमिट्स और कंट्रोल को सेट किया जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसको क्या है, डिमेंशिया है। ठीक है। और सेफ्टी का ध्यान रखना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अ क्लाइंट एक्सट्यूबेटेड, एक क्लाइंट को एक्सट्यूबेट किया है इन पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट आफ्टर सर्जरी, फॉर विच कॉमन रिस्पॉन्स शुड द नर्स अलर्ट व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब भी क्लाइंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्लाइंट में ऑक्सीजन की कमी होगी। क्लाइंट में पहला लक्षण कौन सा आता है, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और हम बताते बताते थक चुके हैं कि रेस्टलेसनेस, व्यक्ति में रेस्टलेस होना ये बताता है कि उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है। फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया होता है रेस्टलेसनेस। इसीलिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या नहीं, कैसे देखेंगे, रेस्टलेसनेस को देखेंगे। अगर व्यक्ति में रेस्टलेसनेस हो रहा है तो समझ जाओ पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन और बनता था, कॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट कॉन्शियस हैं उनमें पहला साइन क्या होता है हाइपोक्सिया का, रेस्टलेसनेस। लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है बच्चे, क्या वो रेस्टलेसनेस शो कर पाएंगे, नहीं। तो वहां पर फर्स्ट साइन क्या हो जाता है, साइनोसिस। जबकि कॉन्शियस पेशेंट में लास्ट साइन क्या होता है, लास्ट साइन होता है साइनोसिस कॉन्शियस पेशेंट में। और अनकॉन्शियस पेशेंट में पहला साइन होता है साइनोसिस। ठीक है। और कॉन्शियसनेस में पहला साइन रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आईसीपी बढ़ने के साथ एलओसी होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना पहला साइन होता है, उसी तरीके से रेस्टलेसनेस किसका पहला साइन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर लिखा हुआ है, ये देखिए क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये किसका साइन होता है, ये हाइपोक्सिया का ही साइन होता है। लेकिन यह फर्स्ट साइन नहीं होता है, यह क्रॉनिक हाइपोक्सिया, जब लंबे समय तक किसी को हाइपोक्सिया होता है उसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल किस में देखने को मिलता है, पिन पॉइंट प्यूपिल। मॉर्फिन ओवरडोज में आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल या फिर पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेंगे। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि पल्स रेट का कम होना। बताइए बच्चे, पल्स रेट का कम होना किसका साइन है, अगर आपको याद हो, इंक्रीज आईसीपी का लेट साइन ब्रेडिकार्डिया होता है। बढ़े हुए आईसीपी का लेट साइन होता है ब्रेडिकार्डिया। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो टॉपर्स को याद रहते हैं। ठीक है। और रेस्टलेसनेस किसका साइन है, हाइपोक्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल फाइंडिंग डज अ नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद एक्यूट लेरेंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। एक्यूट लेरेंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, फीवर मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, और जहाँ इन्फ्लामेशन होगा वहाँ फीवर होगा ही होगा, तो फीवर देखने को मिलेगा। क्रैकल्स नहीं बच्चे, क्रैकल्स उस कंडीशन में देखने को मिलती है जहाँ पर लंग्स में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। जब लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होता है तब क्रैकल्स देखने को मिलते हैं। जबकि एक्यूट लेरेंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस में तो इन्फ्लामेशन होता है लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई का, तो क्रैकल्स देखने को नहीं मिलेगा। फीवर देखने को मिलेगा। हॉर्सनेस देखने को मिलता है बच्चे को हॉर्सनेस होगी वॉइस की। बार्किंग कफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
बार्किंग कफ देखने को मिलेगा और इंस्पिरेटरी स्टिडोर साउंड देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, नॉर्थ साइड में पूछेगा। बार्किंग कफ किस में देखने को मिलती है? एक्यूट लेरेंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इंस्पिरेटरी स्टिडोर किस में देखने को मिलती है? एक्यूट लेरेंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। हॉर्नेस देखने को मिलेगी और फीवर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि परसिस्टेंट हॉर्नेस किस में देखने को मिलती है? परसिस्टेंट हॉर्नेस किस व्यक्ति में देखने को मिलती है? जिसको लैरेंजियल कैंसर है। लैरेंजियल कैंसर वाले व्यक्ति में परसिस्टेंट हॉर्नेस देखने को मिलती है, यानी कि लैरेंक्स में कुछ भी हो जाए आपको हॉर्नेस नजर आएगी। बार्किंग कफ, इंस्पिरेटरी स्टिडोर भी नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे, जो सिम्टम है ना ये इंपॉर्टेंट है, खासकर इंस्पिरेटरी स्टिडोर, बार्किंग कफ। ये नाम सुनते ही, इंस्पिरेटरी स्टिडोर, बार्किंग का कफ नाम सुनते ही सीधा बताना कि बच्चे को एक्यूट लैरिंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, An IV infusion of magnesium sulfate is prescribed for a client with severe preeclampsia। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से कि प्रीक्लेम्सिया में हम क्या देते हैं? MgSO4 देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं प्रीक्लेम्सिया में। द डोज इज ट्वाइस द यूजुअल अडल्ट डोज। अब जो डोज दी गई है वो ट्वाइस दे दी गई है, ज़्यादा दी गई है। द नर्स क्वेश्चन द डोजेज एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसिस्ट दैट इट इज़ द डिजायर्ड डोज एंड डायरेक्ट द नर्स टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। नर्स ये जानती है कि डॉक्टर ने डोज ज़्यादा दे दी है। जब नर्स ये बात डॉक्टर को बोलती है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, यही बिल्कुल सही डोज है और आप इसको दीजिए जैसे मैं बताता हूँ। हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड टू दिस डायरेक्टिव? नर्स को क्या करना चाहिए? विद होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द नर्स मैनेजर। डोज को विद होल्ड करें और नर्स मैनेजर को बता दें। चलिए, क्वेश्चन तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक बात जरूर आती है। सबसे पहला क्वेश्चन MgSO4 से बनता है कि इसका एंटीडोट क्या है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट जब भी कोई व्यक्ति लेगा तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी तो क्या देखने को मिलता है? टॉक्सिसिटी में सबसे पहले उसका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाएगा तो समझ जाओ टॉक्सिसिटी हो गई है। यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा बच्चे। अच्छा, उसके रिफ्लेक्सेस सारे गायब हो जाएंगे, सारे लॉस हो जाएंगे। रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाना, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट का कम हो जाना, ये तीनों मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी यानी कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी को बताते हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा बार इनक्लेक्स में यही पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को MgSO4 चल रहा है तो कैसे हम पता करेंगे कि उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है? हम देखेंगे कहीं रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम तो नहीं, कहीं यूरिन आउटपुट कम तो नहीं, यूरिन आउटपुट 30 ml से कम तो नहीं, कहीं रिफ्लेक्स तो लॉस नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि एक व्यक्ति को MgSO4 चल रहा था और आप उसमें नी जर्क रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, यानी रिफ्लेक्स का लॉस होना ये बताता है कि व्यक्ति को क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी है, यूरिन आउटपुट का कम होना, रेस्पिरेटरी रेट का कम होना, और उसका एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। और MgSO4 हम देते किस में है? प्रीक्लेम्सिया में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अ क्लाइंट हु इज लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन। एक फीमेल सुपाइन पोजीशन में लाई कर रही है और अभी एक्टिव लेबर में है, उसको IV ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल मॉनिटर लगाया गया है। यूजिंग मॉनिटरिंग स्ट्रिप आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। अब देखिए बच्चे, अगर आप इस मॉनिटर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फीटल हार्ट रेट 90 से कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए 70 तक आ जा रहा है फीटल हार्ट रेट। तो क्या न्यूबॉर्न की फीटल हार्ट रेट 70 तक आनी चाहिए बच्चे? नहीं, यानी कि बच्चे की न्यूबॉर्न की फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। और ये बहुत चिंताजनक बात है, यानी कि आप हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन की डोज आपने ज़्यादा दे दी है, उसी वजह से फीटल को क्या मिल रही है? प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फीटल हार्ट रेट भी आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करें? सबसे पहले आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें ताकि फीटस को ऑक्सीजन मिलती रहे। सबसे पहला होता है फीटस को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो फेस मास्क या किसी के भी द्वारा ऑक्सीजन दे। और फीमेल को कहें कि अपने साइड पर सोए, सुपाइन पोजीशन में ना सोए, क्योंकि वो अभी तक सुपाइन में है और सुपाइन हाइपोटेंशन होता है फीमेल में। बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए उसको साइड में टर्न करने को बोलेंगे लेडी को, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और जो ऑक्सीटोसिन आप अभी तक दे रहे हो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसको आप नहीं देंगे। टर्न टू द साइड, डिसकंटिन्यू द ऑक्सीटोसिन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
विच नर्सिंग एक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर ऑफ अ चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। एक बच्चा जिसमें एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो रहा है उसमें किस चीज़ के लिए ध्यान रखना है? बच्चे याद रखें, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में क्या होता है, बच्चे की किडनी हो गई है ख़राब। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले, यही मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले या तो उसको सोर थ्रोट हुआ होगा या उसको जीआई का इन्फेक्शन हुआ होगा, वो अनट्रीटेड रहा होगा, उसकी दवाई नहीं ली होगी, इसलिए 2 हफ्ते के बाद उसको क्या हो गया, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, जिसमें जो किडनी खराब हो गई है और आपको कोला कलर यूरिन देखने को मिल रहा है, कोला कलर यूरिन देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या यूरिन बाहर आ रहा है? नहीं, तो सारा का सारा जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है वहाँ पर सेरिब्रल एडिमा देखने को मिले, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिले। और क्या सेरिब्रल एडिमा अगर बच्चे में हो रही है तो बच्चे में क्या हो सकता है, ऐसे बच्चे में हो सकता है सीज़र। इसलिए आपको सीज़र के लिए देखते रहना है, ठीक है, सीज़र के लिए देखते रहना है। तो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के बच्चे में क्या हो सकता है, सीज़र हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर इनएडिक्वेट पूरा अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसे हम सेरिब्रल इस्चीमिया कहते हैं। ब्लड को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में, और सेरिब्रल एडिमा भी देखने को मिल रहा है, ये दोनों सीज़र करा सकते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसको ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है उसको सीज़र के लिए देखना है, ठीक है। और उसको इन्फेक्शन के लिए भी देखते हैं बच्चे, ये भी क्वेश्चन आता है। कोला कलर यूरिन होता है और 2 हफ्ते पहले उसको जीआई या सोर थ्रोट होता है। और जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है किससे होता है, ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से, जिससे स्कारलेट फीवर भी होता है, जिससे रूमेटिक फीवर भी होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ ओल्डर एडल्ट हु इज टेकिंग एसिटामिनोफेन। एक ओल्डर एडल्ट जो एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल इसे कहते हैं वो ले रही है फॉर रिलीफ ऑफ क्रॉनिक पेन, पेन के लिए वो पैरासीटामोल ले रही है। विच सब्सटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिटरमाइन द क्लाइंट इज टेकिंग बिकॉज इट इंटेंसिफाई द मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन। इनमें से कौन सी चीज़ नर्स देखेगी कि पेशेंट ले रहा है जो एसिटामिनोफेन के जो साइड इफेक्ट है उनको और बढ़ा देगा? मेरी बात सुनो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बच्चे, ये लीवर पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि पैरासीटामोल उन व्यक्ति को मत दो जिनको लीवर डिजीज़ है, क्योंकि पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट होता है कि वो हिपैटोटॉक्सिक होता है, लीवर पर बुरा असर डालता है। अब मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट है जो लीवर पर असर डालेगा? अल्कोहल। तो जिस व्यक्ति को पैरासीटामोल चल रही है पहले से, क्या आप उसको अल्कोहल लेने को बोलोगे? नहीं, क्योंकि अल्कोहल का भी सारा मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर करता है। अगर वो पैरासीटामोल भी लेगा और अल्कोहल भी लेगा तो और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। दोनों लीवर को टारगेट करते हैं, लीवर पर बुरा असर डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैरासीटामोल लीवर डिजीज़ में नहीं देते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ओसीपी भी उस व्यक्ति को नहीं देंगे जिसको लीवर डिजीज़ है, ओसीपी भी नहीं देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था आइसोनियाजिड हिपैटोटॉक्सिक होती है, वो भी लीवर डिजीज़ में नहीं दी जाती है आइसोनियाजिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ अंडरवेट एडोलसेंट गर्ल हु इज डायग्नोज्ड विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक लड़की जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा का डायग्नोसिस बनाया है। व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल विद द डिसऑर्डर दैट द स्कूल नर्स आइडेंटिफाई व्हेन ऑब्टेनिंग अ हेल्थ हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग अ फिजिकल असेसमेंट। वो कह रही क्या देखने को मिलेगा लक्षण उस लड़की में जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा है? तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। जिस लड़की को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें सेकेंडरी एमेनरिया देखने को मिलता है। बच्चे याद रखना, एमेनरिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जिसमें भी एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा, ए फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा, ए फॉर एमेनरिया, उस लड़की में, उस बच्ची में एमेनरिया देखने को मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी फटीग, थकावट, और एमेनरिया, 2 चीज़ देखी जाएंगी एनोरेक्सिया नर्वोसा। और खासकर एमेनरिया बार बार पूछा जाता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जिस चाइल्ड को है, जिस फीमेल को है, जिस गर्ल को है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? एमेनरिया देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अ क्लाइंट टेल्स अ नर्स दैट एट द प्री नेटल क्लिनिक दैट सी इज फ्रीक्वेंटली फील्स नॉजिएटेड। उसको बार बार उल्टी सा मन करता है। व्हाट शुड द नर्स टीच हर क्लाइंट टू रिड्यूसिंग द नोजिया?
तो फर्स्ट उसमें क्या कर रहा है बच्चे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले ये बताइए आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों उसको नोजिया फील हो रहा होगा। क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एससीजी हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फीमेल में नोजिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा, उल्टी वगैरह देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम उसे हेल्थ टीचिंग क्या देंगे, हम उसे कहेंगे कि आपको थोड़ा और लगातार खाते रहना है, फुल पेट नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना और लगातार खाते रहें। ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, यही हम हेल्थ टीचिंग किस में देते हैं, GERD वाले व्यक्ति को भी यही देते हैं, है ना। अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम वाले उसको भी यही देते हैं, डंपिंग सिंड्रोम में भी हम यही देते हैं कि एकदम से खाना नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लगातार खाइए, और जो खाइए वो ऐसा खाइए जो ज़्यादा देर तक पेट में रहे, यानी फैट ज़्यादा खाने को बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो GERD में हम यही बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम में ये बोलते हैं, और अगर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वगैरह हो रहा है तो उसको भी यही बोलेंगे, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ COPD, एक व्यक्ति को COPD है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद COPD, COPD वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या होने का खतरा होता है। मेरी बात सुनो बच्चे, मान लो ये हार्ट है, ये आपका राइट साइड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। राइट साइड से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, ब्लड लंग्स में। अब मेरी मानो COPD व्यक्ति को है, तो जिसकी वजह से COPD की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का दबाव बढ़ गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। COPD में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, जो COPD है वो इंक्रीज कर देता है प्रेशर पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अब अगर यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो बताओ जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है क्या वो जा पाएगा, नहीं। तो यहाँ से ब्लड को भेजने के लिए इस पार्ट को, राइट वेंट्रिकुलर पार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और लगातार ज़्यादा काम करते 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 इतना ज़्यादा काम करता है राइट वेंट्रिकल, इतना जोर लगाता है उसको भेजने के लिए कि इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इस तरीके से हुआ, COPD था, लेकिन उसकी वजह से COPD की वजह से यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ का प्रेशर अगर बढ़ गया तो ब्लड को फेंकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है राइट वेंट्रिकल को। तो आप देखोगे कि राइट वेंट्रिकुलर की क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी, यानी कि राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम होता है कोर पल्मोनेल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि COPD किस चीज़ को लीड कर सकता है। COPD लीड कर सकता है राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनेल को लीड कर सकता है। तो अब बताइए COPD का क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कि वह कार्डियक प्रॉब्लम करा सकता है, और कार्डियक प्रॉब्लम में भी क्या कराएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी कराएगा, जिसको कोर पल्मोनेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। A new parent ask a nurse how to care for the baby umbilical cord stump. न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसका अम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प है, उसको कैसी केयर देनी है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग। याद रखना बच्चे, जब भी कोई बच्चा होता है, मान लीजिए ये बच्चा है, और उसके यहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड है, कभी भी उसको गीला मत करो, वेट मत होने दो उस अम्बलाइकल कॉर्ड को, क्योंकि वो जितना गीला रहेगा उतने लेट में गिरेगा और वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए कॉर्ड, अगर आपको स्टंप को फॉल कराना है, स्टंप फॉल कब होगी, अपने आप कब गिरेगी, तब गिरेगी जब वो ड्राई रहेगी। तो कोशिश करें कि जो स्टंप बचा हुआ है, जो अम्बलाइकल कॉर्ड बची हुई है, वो ड्राई रहे, वेट ना रहे। और इसीलिए हम वेट ना रखने के लिए उसको एक हिदायत देते हैं कि बच्चे को टब बात नहीं करानी है, टब बात मत कराओ बच्चे को, वरना वो स्टंप भी गीला हो जाएगा। आपको सिर्फ स्टंप के चारों तरफ साफ करना होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, और वो भी किससे, स्टंप के चारों तरफ साफ किससे करोगे आप, स्पंज बात से, स्पंज बात। तो हम उनको हिदायत देते हैं कि प्रोवाइड स्पंज बात अंटिल द स्टंप फॉल ऑफ। जब तक स्टंप फॉल ऑफ नहीं हो जाता ड्राई होके, तब तक उसको सिर्फ और सिर्फ स्पंज बात दे, टैप बात ना दे, यही सही उत्तर होगा, ठीक है। ध्यान रखें,
कभी भी जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प बचा होता है उसको वेट ना होने दें, उसको हमेशा ड्राई रखें ताकि वो फॉल ऑफ हो जाए, जल्दी गिर जाए, इसीलिए उसको स्पंज बाथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर रिसेक्शन ऑफ लोअर लोब ऑफ लंग, लोअर लोब ऑफ लंग को रिसेक्शन किया गया, क्लाइंट हैज़ एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिक्रीशन आ रहा है, विच इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, कौन सा ऐसा एक्शन है जो इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है, नर्स खुद से कर सकती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए बच्चे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगती है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सपेक्टोरेंट के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, परकर्सन एंड वाइब्रेशन के लिए डॉक्टर करेगा, सिर्फ टर्निंग एंड पोजिशनिंग और टर्निंग नर्स खुद से कर सकती है, तो यही सही आंसर होगा। हम क्या, हमारा इंडिपेंडेंट एक्शन है कि हम उसकी पोजीशन चेंज करा सकते हैं, पेशेंट को टर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट, एक न्यूबॉर्न असेसमेंट के दौरान अ नर्स रिपोर्ट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नर्स क्या देखती है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हमने पहले भी एक साइन पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चों में, वो क्या था, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। अगर ग्रंटिंग रेस्पिरेशन नज़र आ रही है तो वो भी साइन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। तो न्यूबॉर्न को असेस कर रही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स आइडेंटिफाई, क्या साइन एंड सिम्टम नर्स देखेगी, कि कौन सा लक्षण दिखेगी, नर्स समझ जाएगी बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। आंसर जाएगा बच्चे नेजल फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग नियर्स, याद रखना, नेजल फ्लेयरिंग अगर किसी बच्चे में देखने को मिल रही है, यानी उसके जो नसूड़े हैं वो फूलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो आज के बाद याद रखेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दो चीज़ें बताती हैं, एक तो बच्चों में ग्रंटिंग रेस्पिरेशन का होना और दूसरा नेजल फ्लेयरिंग होना, दोनों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डे में एक वुमेन हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, वो नर्स को बोलती है, आस्क वाई हर ब्रेस्ट आर टाइट एंड स्वेलन, क्यों मेरे ब्रेस्ट टाइट और स्वेलन हो रखे हैं। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर बिफोर एक्सप्लेनिंग वाई हर ब्रेस्ट आर इंगोज, क्यों ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने को मिलता है, क्यों ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने को मिलता है पोस्टपार्टम पीरियड में, क्योंकि द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्रेस्ट इज कंजेस्टेड, जो लिम्फेटिक सिस्टम है ब्रेस्ट में उसमें कंजेक्शन हो रखा होता है, इसीलिए उसमें ब्रेस्ट टाइटनिंग और स्वेलन देखने को मिलता है। एक बात याद रखना बच्चे, प्रोलैक्टिन क्या कराता है, प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, मिल्क प्रोडक्शन, इसीलिए इसको कहा जाता है गैलेक्टोपोइसिस वाला हार्मोन है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, मिल्क को नीचे लाता है, मिल्क का मूवमेंट कराता है, इसे कहते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन जरूरी होता है, ऑक्सीटोसिन। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें लिखा रहता है लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन दूध को बनाता है, गैलेक्टोपोइसिस, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स दूध को बाहर निकालता है, मिल्क इजेक्शन करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है। और एक आता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चे, एस्ट्रोजन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कौन कराता है, एस्ट्रोजन। प्रोलैक्टिन दूध का फॉर्मेशन, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजेक्शन, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्योंकि आपके लिम्फेटिक सिस्टम कंजेस्टेड अभी, इसीलिए आपको टाइटनिंग और स्वेलिंग फील हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अ पर्सन ऑन द बीच सस्टेन अ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, एक बीच में एक पर्सन को डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ सीवियर सनबर्न की वजह से उसे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो जाता है। व्हाट इज अ बेस्ट फर्स्ट एड मेजर दैट अ नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पर्सन टू अप्लाई बिफोर सीकिंग हेल्थ केयर। सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा अगर किसी को सन बर्न हो जाता है, तो आंसर जाएगा कूल मॉइस्ट टाल रखते हैं बच्चे, कूल मॉइस्ट टाल का यूज़ करेंगे उस व्यक्ति में जिसे सन बर्न हो गया है। यह पेन और एडिमा को कम करता है। कूल मॉइस्ट टाल क्या करता है बच्चे, पेन को कम करेगा बर्न की वजह से जो है, और एडिमा को भी कम करेगा, इसलिए कूल मॉइस्ट टाल का यूज़ करते हैं उस व्यक्ति में जिसे सीवियर सनबर्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द नर्स इज हु केयर फॉर अ टर्मिनली इल पेशेंट कबलर रॉस। तो कबलर रॉस ने बच्चे क्या दिया था, डबडा दिया था, DABDA। टर्मिनली इल पर्सन में डबडा देखा जाता है। सबसे पहला आता है डिनाइल, फिर आता है एंगर, फिर आता है बार्गनिंग, फिर आता है
डिप्रेशन और लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस, डबडा। ये दिया था कबलर रॉश ने, किसने दिया था? कबलर रॉश ने दिया था, कबलर रॉश ने। तो ये याद रखिएगा, यही हमसे पूछ रहा था कि सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, तो डबडा याद रखिएगा। पहले डिनायल आएगा, फिर एंगर आएगा, फिर बार्गनिंग, फिर डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट शुड बी इनिशियल नर्सिंग एक्शन? इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए आफ्टर अ बर्थ ऑफ प्री टर्म इन्फेंट? प्री टर्म इन्फेंट के बर्थ के बाद इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? विद एन अबगार स्कोर ऑफ 6, जिसका अबगार स्कोर 6 है। मुझे बताइए बच्चे, अबगार स्कोर 6 होना क्या करवाता है? अगर उसका अबगार स्कोर 6 है तो आप ड्राई करें इन्फेंट को एंड प्लेस करें उसको वार्म इन्वायरमेंट में। ड्राई द इन्फेंट एंड प्लेस इन वार्म इन्वायरमेंट, क्योंकि प्रीटर्म बच्चे में क्या नहीं होता है बच्चे? ब्राउन फैट नहीं होता है। प्रीटर्म बच्चे में ब्राउन फैट नहीं होता है, ब्राउन फैट नहीं होता है प्रीटर्म बच्चे में। और अगर उसमें ब्राउन फैट नहीं है तो उसमें हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है, हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ब्राउन फैट नहीं होता। इसीलिए बच्चे को ड्राई करो और उसको वार्म इन्वायरमेंट में प्लेस करो। अब एक क्वेश्चन ये है बच्चे, एक ऑप्शन ये है कि रिसस्टिटेटिव इक्विपमेंट लेके आएंगे, असिस्ट करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बच्चे रिसस्टिटेशन कब हम करते हैं? जब उसका अबगार स्कोर 0 से 3 हो। याद रखें, अबगार स्कोर अगर 0 से 3 है, अबगार स्कोर अगर 0 से 3 है, उस कंडीशन में हम रिसस्टिटेशन करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि उसका अबगार स्कोर 0 से 3 है तो हम रिसस्टिटेशन करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रीटर्म बच्चा है, अबगार स्कोर 6 है, तो हम सिर्फ उसको ड्राई करने में ध्यान देंगे, उसको हाइपोथर्मिया से बचाएंगे, क्योंकि उसमें ब्राउन फैट नहीं है। बच्चों में ब्राउन फैट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू डू व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैड ट्रांसयूरिथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट? एक व्यक्ति जिसमें TURP ट्रांसयूरिथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया गया है, उसमें मेन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? पहली तो 2 चीज़ें याद रखो बच्चे। सबसे पहला कि उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? अगर किसी व्यक्ति का TURP किया गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ब्लीडिंग का। प्रोस्टेट को रिमूव करने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं एक कैथेटर, इस तरीके से कैथेटर लगा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। अब ये हमने कैथेटर प्लेस कर दिया है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने कैथेटर प्लेस किया है वो अच्छे से ड्रेन करता रहे, अच्छे से ड्रेनेज होता रहे उसका। यानी इस कैथेटर की पेटेंसी को मेंटेन करना हमारा मेन फंक्शन होता है TURP में। एक तो ब्लीडिंग से बचाएं, और ब्लीडिंग से बचाने के लिए उसको कैथेटर लगाते हैं, और उस कैथेटर की पेटेंसी को देखना नर्स का काम है। तो TURP में सबसे मेन काम क्या है? एंश्योर पेटेंसी ऑफ इनड्वेलिंग कैथेटर, क्योंकि ब्लीडिंग से बचाने के लिए उसको क्या लगाया जाता है? कैथेटर लगाया जाता है। तो उस कैथेटर की पेटेंसी बनाए रखना नर्स का पहला काम है TURP। और TURP के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है TURP में एज अ इरिगेशन सॉल्यूशन। इरिगेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल का TURP में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और TURP में सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? ब्लीडिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट, एक व्यक्ति का अभी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, उसको ट्रांसफ़र किया गया है पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट से PACU से ICU में। हाउ ऑफन शुड द नर्स इन द ICU मॉनिटर द क्लाइंट यूरिन आउटपुट? अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसके यूरिन आउटपुट को कितने टाइम में चेक करेंगे? हर घंटे में, हर 2 घंटे में, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में? आंसर जाता है एवरी आवर, हर घंटे चेक करते हैं। और हम जानते हैं कि 1 घंटे में किसी व्यक्ति का यूरिन आउटपुट कम से कम कितना होना चाहिए? 30 ml। अगर 30 ml है तो नॉर्मल है, अगर इससे कम है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और वेट लेना किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है उसके फ्लूइड स्टेटस का पता लगाने के लिए, कि उसके फ्लूइड बॉडी में कितना फ्लूइड रुक रहा है, कितना बाहर जा रहा है, वेट, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखना। हर घंटे हम देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में कितना होना चाहिए? 30 ml होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ सीवियर प्रीक्लेम्सिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया और सीवियर प्रीक्लेम्सिया में क्या हम देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। उसको सीवियर प्रीक्लेम्सिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट चल रही है,
व्हाट शुड द नर्स कीप एट द बेड साइड टू प्रिपेयर पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के लिए उसको बेड साइड पर क्या रखना चाहिए? आंसर जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अ पेरेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड, 2 साल का बच्चा है, हु जस्ट डायग्नोज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसे क्या डायग्नोसिस हुआ है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसका दिक्कत होती है बच्चे? एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन निकलते हैं वो सारे थिक हो जाते हैं, जिस वजह से पेनक्रियास से निकलने वाले, पेनक्रियास भी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, उससे निकलने वाले सिक्रीशन भी थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियास के सिक्रीशन नहीं आते हैं। इसीलिए इस बच्चे को पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बाहर से दिए जाते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम का सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या क्वेश्चन बन रहे थे कि इसमें हमेशा ऐसा खाना देना है जिसमें हाई कैलोरी हो। ये क्वेश्चन आता है, हाई कैलोरी डाइट दी जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे में। इसमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट देते हैं, और इसमें स्टूल में फैट आता है क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, और फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन ए, डी, ई के भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इनका भी सप्लीमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये पूछ क्या रहा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस कंसर्न अबाउट द चाइल्ड फ्रायबिलिटी एंड लो वेट। वो चिंतित है कि मेरे बच्चे का लो वेट हो सकता है, फ्रायबिलिटी हो सकती है। व्हाट इज़ द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लाई? सबसे अच्छा रिप्लाई क्या होगा नर्स का? हम उसे बताएंगे कि देखिए आपके बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पर क्योंकि उसका पेनक्रियाटिक एंजाइम काफ़ी थिक हो गया, आ नहीं रहा है, इसलिए हम बाहर से उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम देंगे ताकि उसका खाना डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्टिव एंजाइम विल बी गिवन टू हेल्प योर चाइल्ड डाइजेस्ट फूड। बाहर से डाइजेस्टिव एंजाइम आपके बच्चे को दिए जाएंगे ताकि आपका बच्चा फूड को डाइजेस्ट कर ले। यही सही आंसर होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले व्यक्ति में। और सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है, रिसेसिव डिजीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ड्यूरिंग अ फर्स्ट वेल बेबी विजिट, फर्स्ट वेल बेबी विजिट में आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल द पेरेंट इन्फॉर्म द नर्स from the hospital, the parent inform the nurse that their baby has difficulty sucking and swallowing। ये ध्यान से पढ़ो बच्चे, difficulty sucking and swallowing। मैंने आपको पहली भी वीडियोस में बताया है, अगर कोई बच्चा पुअर फीडिंग शो कर रहा है, अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, तो समझ जाओ बच्चे में कोई ना कोई हार्ट का डिफेक्ट है, कार्डियक डिफेक्ट है। पुअर सकिंग एंड पुअर स्वेलिंग जो बच्चा दिखाता है उसमें कोई ना कोई हार्ट डिफेक्ट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका माँ बाप क्या कह रहे हैं बच्चे के कि उसको डिफिकल्टी सकिंग एंड स्वेलिंग हो रही है और बहुत जल्दी थक जाता है। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर व्हेन असेसिंग द इन्फेंट? क्या नर्स को असेस करना चाहिए बच्चे में? डिफिकल्टी व्हेन फीडिंग मे बी एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ हार्ट डिफेक्ट। यही उसको असेस करना चाहिए बच्चे कि जब भी फीडिंग में डिफिकल्टी हो बच्चे में, समझ जाओ कि बच्चे में क्या हो रहा है, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट कब देखने को मिलता है? पुअर फीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स मॉनिटर चाइल्ड फॉर क्रॉनिक हाइपोक्सिया? बच्चे क्रॉनिक हाइपोक्सिया का एक लक्षण क्या होता है? क्लबिंग ऑफ फिंगर, याद है ना? क्लबिंग ऑफ फिंगर, या फिर इसको ड्रम स्टिक फिंगर भी कहते थे, ड्रम स्टिक फिंगर। ड्रम स्टिक फिंगर किस में देखने को मिलता है? उस बच्चे में जिसमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया है। तो ये डायग्राम देखिए बच्चे, ये है क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर किस में देखा जाता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाले व्यक्ति में क्लबिंग ऑफ फिंगर या फिर ड्रम स्टिक फिंगर देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द फीमर। फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द फीमर हो रखा है बच्चे को। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्लेस द क्लाइंट ऑन बक्स ट्रैक्शन। क्लाइंट को बक्स ट्रैक्शन में रखा जाता है। देखिए हेड ऑफ फीमर में फ्रैक्चर हुआ है और उसको क्या लगाया गया है? बक्स ट्रैक्शन लगाया गया है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द नर्स गिव टू द क्लाइंट फॉर व्हाई ट्रैक्शन इज यूज्ड? क्यों बक्स ट्रैक्शन यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्स ट्रैक्शन क्यों यूज किया जाता है बच्चे? जो मसल स्पाज्म है ना, मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं बक्स ट्रैक्शन, याद रखना। टू रिड्यूस मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए बक्स ट्रैक्शन यूज किया जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, देख लीजिए बक्स ट्रैक्शन कैसा होता है। तो ये देखिए बच्चों, ये है बक्स ट्रैक्शन। इमेज आपसे दे सकता है कि ये कौन सा ट्रैक्शन है? बक्स ट्रैक्शन। और ये क्यों लगाया जाता है? ताकि मसल स्पाज्म को कम किया जा सके। ये देखिए, ये सब बक्स ट्रैक्शन के डायग्राम है,
ठीक है। और याद है ट्रैक्शन के काफ़ी सारे डायग्राम मैंने आपको बताए थे। ये देखिए, ये भी बक्स ट्रैक्शन है बच्चे। ये इमेज देखिए, इसमें ट्रैक्शन पहले ऊपर को लगा हुआ है और सामने लगा हुआ है, इसे कहते हैं रसल ट्रैक्शन। ये डायग्राम आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ट्रैक्शन है, रसल ट्रैक्शन, ठीक है। ये वाले ट्रैक्शन, ये इमेज काफ़ी बार नॉट सेट में आता है। ये इमेज किसकी है, ब्रियांट ट्रैक्शन या फिर गैलो ट्रैक्शन। इसको गैलो ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसको गैलो ट्रैक्शन कहते हैं या फिर ब्रियांट ट्रैक्शन कहते हैं। और ऊपर और सामने के लिए अगर वेट लगा होगा तो उसे रसल ट्रैक्शन कहा जाता है। ये देखिए, ये भी गैलो ट्रैक्शन है। काफ़ी बार ये इमेज पूछी गई है। कौन सा है, गैलो ट्रैक्शन। ये देखिए, ऐसी इमेज देगा आपको गैलो ट्रैक्शन की। ये देख लो बच्चों, गैलो ट्रैक्शन, ये भी गैलो ट्रैक्शन है, ठीक है। ब्रियांट ट्रैक्शन, गैलो ट्रैक्शन, रसल ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें याद रखना। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्स ट्रैक्शन एक स्किन ट्रैक्शन होता है, याद रखना। बक्स ट्रैक्शन क्या होता है, स्किन का ट्रैक्शन होता है और इसमें 5 से 7 केजी वेट डाला जाता है। ये भी ध्यान रखना, 5 से 7 केजी, क्योंकि ये पूछा गया है कि बक्स ट्रैक्शन में वेट कितना होता है, 5 से 7 केजी, और ये एक स्किन ट्रैक्शन है। एक बच्चे ऊपर यहाँ पर आ रहा है गैलो ट्रैक्शन या ब्रियांट ट्रैक्शन किस लिए यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे देखो, गैलो ट्रैक्शन होता है शाफ्ट ऑफ फीमर। अगर 2 साल से छोटे बच्चे का फीमर फ्रैक्चर हो जाए, उस कंडीशन में हम गैलो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इमेज याद आ रहा है ना, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। 2 साल से छोटा बच्चा जिसका फीमर फ्रैक्चर है उसको गैलो ट्रैक्शन या फिर ब्रियांट ट्रैक्शन देते हैं। और 2 साल से 10 साल का बच्चा जिसका फीमर फ्रैक्चर है उसको रसल ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डनलॉप ट्रैक्शन देख लीजिए, ह्यूमरस के लिए दिया जाता है। जिसका ह्यूमरस बोन टूटती है ना, उसके लिए डनलॉप ट्रैक्शन दिया जाता है। इमेज देखिए, ये पूछा जाता है, तो इस इमेज को ध्यान से देखो। ये है डनलॉप ट्रैक्शन, और डनलॉप ट्रैक्शन किस में यूज़ किया जाता है, ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर में हम क्या यूज़ करते हैं, डनलॉप ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो डनलॉप ट्रैक्शन देख लीजिए किस तरीके से होता है। ह्यूमरस यानी हाथ की जो ह्यूमरस बोन होती है, अगर वो उसका फ्रैक्चर है तो डनलॉप ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब बताइए बक्स ट्रैक्शन में वेट कितना होता है, 5 से 7 किलो वेट ये करते हैं, लगाते हैं। और बक्स ट्रैक्शन कैसा है, स्किन ट्रैक्शन होता है। और वो स्किन ट्रैक्शन क्यों लगाया जाता है, मसल स्पाज्म को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चे। अ क्लाइंट हैज़ टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी। एक क्लाइंट का टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी किया गया है। व्हाट डज द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद अब क्या किया जाएगा बच्चे, जब भी हिप की सर्जरी करी जाती है, ध्यान रखें जो दोनों पाँव है ना, उसके बीच में आपको क्या मेंटेन करके रखना है, एब्डक्शन। एब्डक्शन यानी दोनों पाँवों को दूर रखना है। इसके लिए बीच में लगाया जाता है पिलो। इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिप सर्जरी के बाद या हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप क्या करोगे, दोनों पाँवों के बीच में पिलो रखोगे ताकि इनके बीच में दूरी बनाई जा सके, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, यूज़ अ पिलो टू कीप द लेग्स एबडक्टेड। दूर दूर रखने के लिए पिलो का इस्तेमाल किया जाता है लेग्स को, ठीक है। लेग्स के बीच में पिलो रखा जाता है हिप आर्थ्रोप्लास्टी या हिप रिप्लेसमेंट के बाद। तो ये देखो बच्चों, हिप एबडक्शन पिलो यानी कि पाँवों को दूर दूर रखने के लिए हिप सर्जरी के बाद इस तरीके का एबडक्शन पिलो आप यूज़ किया जाता है पेशेंट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट या हिप सर्जरी के बाद इस तरीके से हिप एबडक्शन पिलो लगाया जाता है बीच में। तो आंसर क्या जाएगा, यूज अ पिलो टू कीप द लेग एबडक्टेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, अ पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म। एक व्यक्ति जिसे एल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, वो कहता है आई हैव बीन ड्रिंकिंग सिंस लास्ट फ्राइडे टू सेलिब्रेट माई ग्रैंडसन ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज। मेरा जो ग्रैंडसन है वो कॉलेज से पास आउट हो चुका है, इसीलिए मैं पिछले लास्ट हफ्ते से पी रहा हूँ। व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म डज द नर्स आइडेंटिफाई द क्लाइंट इज यूजिंग। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ कर रहा है बच्चे, अपनी चीज़ का कोई ना कोई रैशनल दे के उसको साबित करना, उसको जस्टिफाई करना कहलाता है रैशनलाइजेशन। जैसे कि कई बार वो आपसे पूछेगा, एक व्यक्ति जो शराब पीता है वो कहता है कि मेरी वाइफ ख़राब है इसीलिए मैं शराब पीता हूँ, मैं इसीलिए ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ख़राब है। तो बच्चे वो अपने ड्रिंकिंग को जस्टिफाई कर रहा है, उसको सही बता रहा है कारण देके कि क्योंकि मेरी वाइफ ख़राब है इसीलिए मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूँ। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी रैशनल देना,
आप जो गलत कर रहे हो उसका तर्क देकर अपनी बात को सही करना। जैसे कि मैं लास्ट फ्राइडे से इसीलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरा पोता पास आउट हुआ है, इसीलिए मैं पी रहा हूँ। तो रैशनल दे रहा है अपने गलत चीज़ को साबित करने के लिए, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चे? दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना कहलाता है प्रोजेक्शन। जैसे मैं इसीलिए फेल हो गई क्योंकि मेरे कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, मेरे कॉलेज के टीचर मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरी हॉस्टल में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, कोई पढ़ने नहीं देता है। दूसरों को गलती बताना अपने फेल के लिए, दूसरे को ब्लेम करना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट।